आंगन में ही खाने, सोने और टीवी देखने वाला ससुराल। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ रामलाल का पूरा परिवार आंगन में अपनी नींद खोलता है। पार्वती और रागिनी एक तरफ पल्लू संभालते हुए उठती हैं, वहीं रामलाल, शारदा, सुरेश और नागेश भी उठकर बैठ जाते हैं। भाई कल रात आंगन में टीवी देखते देखते कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। हाँ दादाजी, कल रात को पिक्चर तो बड़ी अच्छी थी। आप लोग उठिए, हम बिस्तर हटाकर खाना बनाना शुरू कर देते हैं। रामलाल का पूरा परिवार उठकर घर के बीच बने आंगन से बाहर निकलता है। पार्वती और रागिनी आंगन की साफ सफाई करके नहाकर तैयार होती है। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाना शुरू करती है। हम दोनों अपने खेत जा रहे हैं। जी खाना बन गया है, 2 कौर खाकर फिर जाइए। नहीं, हम पहले अपने खेत में काम कर लें, उसके बाद खाएंगे। बापूजी, माँ जी, आप नाश्ता कर लीजिए। हाँ, बहुत जोर की भूख लगी है। मैं आंगन में टीवी लगाता हूँ, तब तक तुम खाना परोसो। इतना कहकर रामलाल घर के अंदर से एक टीवी लेकर आता है और आंगन में लगाकर शारदा और बहुओं के साथ बैठकर टीवी देखते हुए खाना खाने लगता है। ऐसी रात होती है, आंगन में टीवी लगा होता है। पूरा परिवार और पड़ोसी अपने बच्चों के साथ आंगन में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। अरे वाह रामलाल, क्या पिक्चर लगाई है, इतनी सुंदर हीरोइन है, मन करता है गब्बर की जगह मैं इसे लेकर भाग जाऊं। अरे हरिया, जरा संभल कर भागना, कहीं तेरी धोती तेरे पाँव में न फंस जाए, वरना बचे हुए तेरे 2 दांत भी टूट जाएंगे। अरे विमला बहन, हरिया का काम करते हुए फिसल कर गिर सकता है, पर जब बात हेमा मालिनी की हो तो मजाल है कि वो तस से मस हो जाए। इतनी तेज गर्मी में भी भट्टी में कूद जाए उसके लिए। अजी, आप कौन से दूध के धुले हुए हैं? अच्छा खासा सास बहू का धारावाहिक देख रहे थे, पर नहीं, आपको तो हेमा मालिनी की पिक्चर देखनी है। हमारे सास ससुर चाहे जितने बूढ़े हो जाएं, मस्ती इनके अंदर से खत्म नहीं होने वाली। यही मस्ती तो हमारे बच्चों में है, इसी मस्ती की बदौलत पूरा गांव खुशहाल है। ऐसी रात होती है, पूरा परिवार आंगन में पड़ोसी के साथ टीवी देखते हुए खाना खा रहा होता है। शारदा के आंगन में जिसे जितना टीवी देखना है देख लो, और फिर कुछ दिनों तक आंगन में टीवी देखने का मौका नहीं मिलेगा। अरे बच्चों, शोर मत मचाओ। क्या हुआ रामलाल, विमला ऐसे क्यों कह रही है? अरे भाई, रामलाल जी का पूरा परिवार गर्मियों में शहर जो जा रहा है। ले, रामलाल कर दिया ना बेवकूफी। अरे गर्मियों में शहर से लोग गांव आते हैं, तू गांव छोड़ के शहर जा रहा है। अरे कोई नियम बना है क्या कि शहर से ही गांव लोग आएंगे? गांव के लोग भी तो छुट्टी मनाएंगे। अरे तुझे तो पता है, शहर में मेरा छोटा भाई रहता है, उसी के घर जा रहे हैं हम सभी लोग। अरे मैंने तो सुना है शहर में हर चीज की व्यवस्था है, और एसी में लोग टीवी देखते हैं, खाते हैं, सोते हैं। भाई मैं तो आराम से एसी में सोऊंगा, टीवी देखूंगा और खाऊंगा। शहर में एसी के मीठे सपने देखते हुए पूरा परिवार टीवी देखते हुए अपने आंगन खाट लगाकर सो जाता है। ऐसी रात बीतती है। अगली सुबह टीवी घर में रखकर पूरा परिवार अपने अपने पोटलियों के साथ तैयार होता है और गांव से विदा लेकर शहर के लिए रवाना होता है। अगली सुबह पूरा परिवार शहर के रेलवे स्टेशन पर होता है, जहां नीलेश और अखिलेश अपने चाचा के परिवार को लेने आए होते हैं। अरे अखिलेश, ये चाचा जी कौन से लुक में आए हैं? भैया, चाचा जी को कम से कम एक सूटकेस तो लेके आना चाहिए था, ये पोटलियां बांध कर क्यों लेकर आए हैं? अरे भाई, जैसे भी आए हैं इन्हें लेकर घर चलो, देखो सभी नहीं देख रहे हैं। अरे देख रही हो शारदा, शहर के लोग मुझे कैसे देख रहे हैं। आज भी मेरे जैसा गबरू जवान इस शहर में कोई नहीं है। चाचा, गबरू जवान तो हैं, पर यह पोटलियों वाला सिलसिला नहीं करना चाहिए था। ये किस जमाने के लोग आए हैं पोटलियां बांधकर? अब न जाने शहर का क्या हाल होगा। आसपास के लोग रामलाल और परिवार का सीधा साधा देहाती पहनावा और हाथों में पोटलियां देखकर मजाक उड़ाने लगते हैं। नीलेश और अखिलेश जल्दी से पूरे परिवार को 2 गाड़ियों में बिठाकर अपनी हाई लिविंग स्टैंडर्ड सोसाइटी की ओर ले जाते हैं। ऊंची ऊंची इमारतों और सुंदर सड़कों के बीच बने अपने सुंदर घर के सामने गाड़ियां रुकती हैं। हेमंत का पूरा परिवार दरवाजे पर स्वागत के लिए खड़ा होता है। दीदी, ये लोग कौन है और हमारे घर क्यों आए हैं? अरे मेरे छोटे भाई हेमंत, कैसा है तू? बड़े भैया मैं ठीक हूँ, आप बताइए, आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? ये हमारे चाचा ससुर का परिवार है, इनके पास कोई सूटकेस नहीं था क्या? पोटलियां बांध कर लेकर आए हैं। अब लगे कि मेरी क्लास जेठानी जी की नजर बहुओं के कपड़ों पर पड़ गई है। देवरानी जी, शहर आकर अपनी बहुओं को हमारी सभ्यता सिखाना भूल गई हो क्या? ये कैसे ऊटपटांग कपड़े पहने हैं, समझ नहीं है क्या? ताऊ ससुर आ रहे हैं, कुछ ढंग के कपड़े पहन लेते। जेठानी जी, मैं बहू को कहूंगी कि ढंग के कपड़े पहनने के लिए। हमारे कपड़ों में क्या खराबी है? जरा खुद के कपड़े देखिए, धोती कुर्ता पहन कर आए हैं।
जेठानी जी, बाकी बातें हम घर में बैठकर करेंगे, बाहर बहुत गर्मी है, तेज धूप है, आइए अंदर चलते हैं। देवरानी जी, लगता है आप भी शहर आकर गाँव की परंपरा भूल गई हैं। ये कौन तरीका होता है बाहर आकर लोगों का स्वागत करने का? बहुओं, जाओ आरती की थाली लेकर आओ और अपने ससुर और सभी की आरती और नजर उतारो। क्या आरती उतारो, नजर उतारो? ये नजर वजर क्या होती है और आरती क्यों उतारनी है? बहुत कुछ बातें माननी पड़ती हैं। अश्विनी जैसा कह रही है वैसा करो और अपना सिर भी ढको। नीलिमा और गरिमा एक तौलिए से अपना सिर ढकती हैं और सबकी आरती और नजर उतारती हैं। दूर खड़ी पड़ोसन ये सब देखकर मुस्कुरा रही होती है। ये पड़ी हमारी पड़ोसन की नजर, अब न जाने कितनी बेइज्जती होगी। रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ एसी लगे सुंदर इंटीरियर वाले घर में आता है। सुंदर सोफे, डाइनिंग टेबल और तरह तरह की तस्वीरों से हॉल सजा होता है। सामने बड़ा सुंदर टीवी रखा होता है। दादाजी देखिए, यहाँ टीवी लगा है और ये घर कितना ठंडा है। बच्चों, हम सभी यहीं बैठकर टीवी देखेंगे, अब बड़ा मजा आएगा। एसी और टीवी देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चे सोफे पर चढ़कर कूदने लगते हैं। माँ, कितना मजा आ रहा है, ये सोफा कितना मुलायम है, बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ माँ, ये बहुत अच्छा है, तुम भी आओ, हम सब साथ में कूदेंगे। कैसे बच्चे हैं, कोई मैनर्स ही नहीं है। हमारे इतने महंगे सोफे को गंदे पाँव से खराब कर रही हैं। बच्चों, ये क्या कर रही हो? सोफा खराब हो जाएगा, आओ नीचे उतरो। जी, महेश और रंजीत, तुम लोग थोड़ा आराम कर लो, सफर से थक गए होगे। भाई हम तो यहीं सो जाएंगे, यहाँ कितनी ठंडक है और टीवी भी लगा हुआ है। अरे नहीं, यहाँ नहीं सोना है, आप लोगों के लिए कमरे हैं, आप कमरे में जाकर सोइए, ये तो हॉल है। हाँ चाचा जी, चलिए कमरे में चलकर आराम करते हैं। नीलिमा और गरिमा गांव के पूरे परिवार को अलग अलग कमरों में पहुंचा देती है, जहां एसी और मुलायम बिस्तर देखकर बच्चे बिस्तरों पर चढ़कर कूदने लगते हैं। बच्चों, इस तरह बिस्तर पर मत कूदो, देखो आंटी गुस्सा कर रही थी, बिस्तर खराब हो जाएगा। माँ, कोई बिस्तर खराब नहीं हो रहा है, हमें तो बड़ा मजा आ रहा है। दादा, आप भी आ जाओ। हाँ, हम भी आते हैं। अरे, आपको एक अकेला कमरा मिल गया तो आपका बचपना फिर जाग गया है क्या? बच्चों की तरह क्यों बिस्तर पर कूद रहे हैं? अब तो बड़े हो जाइए। अरे मैं बड़ा ही हूँ और कितना बड़ा हो जाऊँ, कौन सा तुमने मुझे गोद में उठा रखा है। हे भगवान, क्या करूं मैं इस आदमी का? मैं जा रही हूँ नहाने, आप बंदरों की तरह कमरे में कूदते रहिए। शारदा शहर के मॉडर्न बाथरूम में नहाने जाती है, जहाँ लेटेस्ट टैप लगे होते हैं। अरे, यहाँ कोई नल क्यों नहीं है? ये पानी कहाँ से आएगा? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, ये चालू कैसे होता है? शारदा पास लगे सभी नोजल घुमाने लगती है। शावर पाइप घुमाते ही पाइप टूटकर शारदा के हाथ में आ जाता है और जोर से पानी निकलने लगता है। बाथरूम में पानी फैल जाता है। अरे, ये यहाँ से पानी गिरने लगा, इसे बंद करो। शारदा की आवाज सुनकर अश्विनी, नीलिमा और गरिमा बाथरूम में आती हैं। अरे जेठानी जी, ये क्या, ये कैसे हो गया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो नल ढूंढ रही थी, ये अपने आप ही निकलकर मेरे हाथ पे आ गया। सॉरी सासू माँ, आपने इसे तोड़ दिया है, मैं अभी नीलेश और अखिलेश को बुलाती हूँ। नीलिमा नीलेश और अखिलेश को बुलाती है। दोनों किसी तरह शावर पाइप को ठीक करते हैं। जेठानी जी, यहाँ सेंसर वाले नल लगे हैं, आप बस हाथ दिखाइए, पानी अपने आप गिरने लगेगा। अब क्या नहाना, इतना तो नहा लिया। ऐसा फालतू नल कौन लगाता है? कोई अच्छा नल लगाया होता तो ये सब नहीं होता। थोड़ी देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर आकर बैठता है, जहाँ एसी चल रहा होता है। अरे बहू, सभी को खाना परोसो। हाँ, जल्दी खाना लेकर आओ, बहुत भूख लगी है। नीलिमा और गरिमा किचन में आती हैं और दाल, चावल और अचार के साथ सुंदर प्लेट सजाकर सभी को डाइनिंग टेबल पर परोसती हैं। खाना आते ही रामलाल, महेश और रंजीत अपने गांव की स्टाइल में कुर्सी पर टांग मोड़कर बैठ जाते हैं। नीलिमा दीदी, ये कौन सा तरीका है बैठकर खाने का? इतना अच्छा चेयर है और ये लोग टांग मोड़कर बैठ गए हैं। ये देहाती लोग हैं, ऐसे ही बैठकर खाएंगे, जैसे बैठते हैं बैठने दो। आप दोनों भी बैठ जाइए, साथ में खाना खा लीजिए। अरे नहीं, हम अपने ससुर के साथ खाना कैसे खा सकते हैं? आप लोग खा लीजिए, फिर हम खाएंगे। ये लोग कितने आउटडेटेड बातें करती हैं। आप लोग खाना शुरू कीजिए। रामलाल, महेश और रंजीत दाल चावल में रोटी के टुकड़े डालकर सब्जी मिलाकर हाथों से सानकर बड़े बड़े कौर खाने लगते हैं। बच्चे भी उसी तरह से खाने लगते हैं। ये किस तरह खा रहे हैं ये लोग, कितना गंदा लग रहा है। ये क्या तरीका हुआ खाने का? रामलाल के परिवार के खाने की तारीखे को देखकर नीलिमा और गरिमा अपने बच्चे सूरज और विक्रम और अश्विनी के साथ किचन में चली जाती है। बहू तुम इस तरह मुंह बनाकर क्यों चली आई? बच्चों को लेकर उन्हें कितना बुरा लगा होगा। दादी, वो लोग कितने गंदे तरीके से खाना खा रहे थे, ऐसे कौन खाता है?
मम्मी जी, हमने इतनी सुंदर प्लेट सजाई थी उनके लिए। हमारे घर में दोपहर के वक्त कोई दाल चावल रोटी सब्जी नहीं खाता, फिर भी हमने बनाया और उन्होंने क्या किया, सब चीजें मिलाकर जानवरों की तरह खाने लगे। तभी हेमंत किचन में आता है और बहुओं की बात सुन लेता है। बहू ये क्या कह रही हो तुम? पापा जी, क्या गलत कह रहे हैं हम? ये लोग जानवरों की तरह क्यों खा रहे हैं? अच्छे से बैठकर भी तो खा सकते हैं। बहू नाराज मत हो, भैया के खाने का यही तरीका है। वो लोग बड़े बड़े निवाले खाते हैं और सारा खाना एक साथ ही खाते हैं, इसलिए ऐसे खा रहे हैं। हेमंत बहुओं को समझाता है। बहुओं का गुस्सा थोड़ा ठंडा होता है। ऐसी दोपहर बीतती है। शाम के वक्त रामलाल हेमंत से हॉल की टीवी चलवाकर पूरे परिवार के साथ सोफे पर बैठ जाता है। पापा मम्मी, कितनी अच्छी पिक्चर है। यहाँ कितनी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है। अरे मजा तो आ रहा है, पर गर्मा गर्म पकौड़े होते चाय के साथ तो और मजा आता। अच्छा, तो गर्मा गर्म पकौड़े बन ही जाते हैं? बहू जरा सभी के लिए पकौड़े और चाय बना दो। हेमंत के कहने पर नीलिमा और गरिमा रसोई में आकर सभी के लिए चाय और पकौड़े बनाने लगती हैं। कैसे मेहमान आ गए हमारी गर्मियों की छुट्टी में। जब से आए हैं तब से परेशान कर रखा है। पहले इनके बच्चे सोफा गंदे करने लगे, फिर सासू माँ ने हमारा महंगा टेप तोड़ दिया, फिर जानवरों की तरह खाना खा रहे थे। अब न जाने चाय पकौड़े कैसे खाएंगे। ये लोग इतनी कबाल लग रहे हैं, कहीं चाय में पकौड़े डुबो कर न खाने लगे। नीलिमा और गरिमा चाय पकौड़े बनाकर हॉल में टीवी देख रहे गांव के परिवार को देती हैं। बच्चे सोफे पर बैठकर बिस्किट खाते हुए टुकड़े गिराने लगते हैं। वहीं रामलाल का परिवार मुंह में पकौड़े भरकर बातें करने लगता है। अरे भाई वाह, क्या पिक्चर है, मजा आ गया। अरे हाँ, ये मेरा फेवरेट है। बहुत अच्छा पिक्चर बनाता है ये हीरो। अरे भैया ये कौन हीरो है? अरे हीरो तो हमारे जमाने में हुआ करते थे, अमिताभ बच्चन लंबी लंबी छलांगे मारा करता था। छी, ये लोग किस तरह से बातें कर रहे हैं? ऐसे कौन मुंह में खाना भरकर बात करता है? कितना गंदा लग रहा है। अरे गरिमा, विक्रम और सूरज को यहाँ से लेकर जाओ। न जाने क्या सीखेंगे इन लोगों से, कहीं ये भी खाते वक्त ऐसे ही बात न करने लगे। मम्मी जी, क्या इन्होंने पहली बार टीवी देखा है? ऐसे टीवी कौन देखता है? आजकल इतने पुराने पिक्चर कौन देखता है? कितने आउटडेटेड लोग हैं ये। नीलेश, नीलिमा, सूरज, अखिलेश, गरिमा और विक्रम मुंह बनाकर अपने कमरे की तरफ निकल जाते हैं। वहीं हेमंत चिंतित होकर सभी को देखता है। अरे अभी तो बड़े भैया का परिवार आया है, अब न जाने आगे क्या क्या होगा। ऐसी रात होती है। रामलाल अपने बेटे और पोतों के साथ हॉल में एसी के सामने बैठा टीवी देख रहा होता है। अरे बड़े भैया, शारदा भाभी, आप लोग डाइनिंग टेबल पर बैठिए, मैं बहुओं से खाना परोसने के लिए कहता हूँ, रात हो गई है। अरे हेमंत, मैं यहाँ बैठकर खाना नहीं खाऊंगा, मुझे टीवी देखते हुए एसी में खाना खाना है। मैं टीवी के सामने बैठकर ही खाऊंगा। हे भगवान, डाइनिंग टेबल पर इन्होंने कितना गंदा तरीके से खाया था। अब ये लोग सोफे पर एसी में टीवी देखते हुए खाना खाएंगे, न जाने कितनी गंदगी फैलाएंगे। नीलिमा और गरिमा अश्विनी को इशारा करके किचन में लेकर आती हैं। बहू, मुझे पता है तुम मुझे क्या कहने के लिए लेकर आई हो। मामी जी, चाहे कुछ भी हो जाए, उन्हें एसी में खाना खाना है तो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाए ना, पर टीवी देखते हुए सोफे पर बैठकर खाना नहीं खाने देंगे हम। पूरा सोफा गंदा कर देंगे ये। मम्मी जी, आपने देखा था ना, शाम को जब वो पकौड़े खा रहे थे तब उन्होंने सोफे का क्या हाल किया था। हमें वैक्यूम क्लीनर से सोफा साफ करना पड़ा। अगर इन्होंने खाना खाया तो हमें सोफा फेंकना पड़ेगा। हेमंत किचन के बाहर खड़ा होकर सारी बातें सुनता है और फिर किचन में आता है। पापा जी, आपने सुना है ना, आपके बड़े भाई ने क्या कहा? वो सोफे पर बैठकर खाना खाना चाहते हैं। हम अभी जाकर उन्हें मना कर देते हैं। अरे नहीं नहीं बउआ, ऐसा मत करना। वो मेरे बड़े भैया का परिवार है, पहली बार गांव से शहर आया है। उन्हें जैसा कहना है वैसा रहने दो, करने दो। बस कुछ दिनों की बात है, थोड़ा समझो। हेमंत के कहने पर अश्विनी, नीलिमा और गरिमा रामलाल के परिवार को सोफे पर खाना परोसने के लिए मान जाती हैं। वहीं पार्वती और रागिनी किचन में आती हैं। आप लोग किचन में क्यों आई हैं? हम आपकी मदद करने आए हैं। नहीं नहीं, हमें आपकी कोई मदद की जरूरत नहीं है, हम खुद कर लेंगे। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं? हमें भी मदद करने दीजिए, जब से आए हैं तब से बैठे ही तो हैं। अच्छा, यहाँ इतनी सारी चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल क्या है? ये मिक्सर है मसाला पीसने के लिए, ओवन है खाना गर्म करने के लिए, और ये बाकी छोटे कामों के लिए है। आपको जब ये सब नहीं पता तो हमारी मदद कैसे करेंगे? हमें जो काम आता है हम वो कर देंगे। अगर कुछ पूछना होगा तो आपसे पूछ लेंगे। पार्वती और रागिनी जबरदस्ती नीलिमा और गरिमा के कामों में हाथ बटाने लगती हैं। पूरा खाना तैयार होता है और नीलिमा, गरिमा, पार्वती और रागिनी सोफे पर सबको खाना परोसती हैं। महेश और रंजीत सोफे पर बैठ जाते हैं और बच्चे जमीन पर बैठकर सारा खाना एक साथ मिलाकर दोपहर की तरह खाने लगते हैं।
मुझे यही उम्मीद थी कि ये लोग अपनी आदत नहीं बदलेंगे। भैया थोड़ा आराम से खाइए, क्या हड़बड़ी है, छोटे छोटे कौर खाइए। अरे छोटे छोटे कौर कौन खाए जब मुंह में इतना आता है तो इतना ही खाऊंगा, तुम भी खाओ। ये क्या लड़कियों की तरह छोटे छोटे कौर खा रहे हो? इतना कहकर रामलाल अपने हाथ में बड़ा निवाला बनाता है और हेमंत के मुंह में डाल देता है। वहीं पास बैठे सूरज और विक्रम के मुंह में भी बड़े निवाले भर देता है। मम्मी मैं कैसे खाऊं, मेरा तो मुंह ही नहीं चल रहा। सूरज और विक्रम का मुंह भर जाता है और दोनों खाना चबा नहीं पाते। तभी अखिलेश आगे बढ़कर दोनों को पानी पिलाकर खाना निकलवाता है। नहीं खाना हमें आप लोगों के साथ, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। इतना बड़ा बड़ा निवाला कौन खाता है? बच्चे नाराज होकर अपने कमरे में चले जाते हैं। कैसे छुई मुई बच्चे हैं, इतने में ही परेशान हो गए। हमारे सुरेश और नागेश देखो कितने मजबूत हैं। भाई मेरा पेट भर गया, मुझे नींद आ रही है, मेरा बिस्तर लगा दो, मैं यहीं सो जाऊंगा। अरे यानी सोना है, तुम लोग अपने कमरे में जाकर सो, वहां भी एसी लगा है। अरे वहां टीवी नहीं लगा है ना भैया हॉल में नहीं सोते, आप कमरे में जाइए, वहां एसी है, बहुत ठंडक मिलेगी। रामलाल का पूरा परिवार अपने अपने कमरों में जाकर एसी चलाकर सो जाता है। कुछ देर में सभी करवटें बदलने लगते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दोपहर रामलाल अपने कमरे में एसी चलाकर सो रहा होता है और अचानक उठकर खिड़की के पास आ जाता है। अरे भाई मुझे नींद नहीं आ रही है, गांव में खाना खाने के बाद कितनी अच्छी नींद आती थी, यहाँ तो घुटन सी हो रही है। हमें आदत नहीं है, इस एसी में नींद नहीं आ रही है, चलिए बाहर चलते हैं। रामलाल अपने कमरे से बाहर निकलता है। वहीं बाकी परिवार भी अपने अपने कमरों से निकलकर हॉल में आ जाता है। क्या पिताजी आपको भी नींद नहीं आ रही थी? हाँ मुझे भी नहीं आ रही थी, कुछ दिन तो एसी में करवटें बदलते हुए नींद आती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं। चलो यहीं बैठकर टीवी देखते हैं। पूरा परिवार साथ बैठकर टीवी देखने लगता है। थोड़ी देर में सबका मन भटकने लगता है। मेरा मन नहीं कर रहा यहाँ बैठने का, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। हाँ मुझे भी। सभी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी रामलाल की नजर बाहर लॉन में एक पेड़ के पास पड़ती है। रामलाल अपने गांव के दिनों को याद करते हुए आंगन के बीचों बीच अपने पड़ोसियों के साथ खड़ा होता है। वहीं महेश और रंजीत आंगन में टीवी लगा रहे होते हैं। अरे रंजीत बेटा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, तुम लोग जल्दी से आंगन में टीवी लगाओ। अरे रामलाल ये तो बड़ा बढ़िया सोचा, आंगन में ठंडी ठंडी हवा के बीच में टीवी देखने में बड़ा मजा आएगा गर्मियों में। अरे भाई आंगन में टीवी देखते हुए खाने और सोने का मजा ही कुछ और है, इसीलिए मैं अपने आंगन में टीवी लगवा रहा हूँ। पापा टीवी चालू हो गया। टीवी चालू होते ही रामलाल अपने दोस्त और बेटों के साथ एक तरफ बैठ जाता है। वहीं बहुएं शारदा के साथ एक तरफ बैठ जाती हैं और बच्चे चारों तरफ उछल कूद करने लगते हैं। अरे भाई असली मजा तो आंगन में टीवी देखने में है। अब मुझे समझ में आया हमें एसी में टीवी देखने, खाने और सोने का मजा क्यों नहीं आ रहा है। हम तो आंगन में ही टीवी देखेंगे, खाएंगे और सोएंगे। पापा जी यहाँ आंगन कहाँ है, ये तो शहर का घर है। अरे बहू वो सामने देखो, वो रहा आंगन। सुरेश बेटा जाओ अपने दादाजी को बुला कर लाओ। सुरेश दौड़ते हुए हेमंत के कमरे में आता है। क्या हुआ मेरे बच्चे? दादाजी जल्दी नीचे चलिए, आपको बुला रहे हैं। हेमंत हर्षवाणी के साथ हॉल में आता है। क्या हुआ बड़े भैया, आपने मुझे बुलाया? अरे मुझे आंगन में टीवी देखना है, तू बाहर टीवी लगवा। हेमंत नीलेश और अखिलेश को बुलाता है। अरे नीलेश और अखिलेश, हॉल का टीवी वहां पेड़ के पास लगा दो। हॉल का टीवी पेड़ के पास लगा दो, पर क्यों? अरे तुम लगा दो, तुम्हारे चाचा जी को वहीं टीवी देखना है। ठीक है हम लगा देते हैं। नीलेश और अखिलेश हॉल का टीवी निकालकर घर के बाहर तेज धूप में पेड़ के पास लगा देते हैं। रामलाल का पूरा परिवार बाहर धूप में बैठ जाता है। दादाजी यहाँ तो बहुत तेज धूप है, टीवी में कुछ दिखाई नहीं दे रहा और कितनी गर्मी भी है। हाँ बेटा धूप तो बहुत तेज है। शारदा जा मेरी पोटली से 2 धोती लेकर आ। रामलाल शारदा से 2 धोती मंगवाता है और एक डंडे के सहारे घर के लॉन में तंबू बनाकर पूरा परिवार अंदर बैठकर टीवी देखने लगता है। पड़ोसी अपनी बालकनी से ये सब देख रहे होते हैं और नीलिमा और गरिमा भी बालकनी में आ जाती है। अब इन्होंने क्या ड्रामा शुरू कर दिया? अरे नीलिमा, गरिमा, तुमने बताया नहीं कि तुमने टाइम मशीन की खोज कर ली है। टाइम मशीन? हमने कोई टाइम मशीन की खोज नहीं की। अगर टाइम मशीन नहीं बनाई तो ये 19वीं सदी के लोग कहाँ से ले आई हो तुम? पहले पोटली लेकर आई, फिर तुम इनकी नजर उतार रही थी और अब धोती का टेंट बनाकर तुम्हारे लॉन में टीवी देख रहे हैं। नीलिमा दीदी, हम पापा जी के कहने पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, पर अब इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है। पूरी सोसाइटी में हमारा मजाक बन रहा है। हम बोल भी तो नहीं सकते, मेहमान हैं, ऊपर से पापा जी के इमोशन जुड़े हैं। अरे रागिनी बहू, पार्वती बहू, नीलिमा और गरिमा बहू के साथ सभी के लिए ठंडा शरबत बनाकर लेकर आओ। रागिनी और पार्वती किचन में आती हैं। वहीं गरिमा और नीलिमा भी किचन में चली जाती हैं।
आप लोग किचन में क्यों आई हैं? बापूजी ने सभी के लिए शरबत मंगवाया है, वही बनाने आए हैं। नींबू कहाँ है? हाँ, फ्रिज में है। पार्वती और रागिनी सभी के लिए ठंडा शरबत बनाती हैं। वहीं गरिमा और नीलिमा शरबत लेकर बाहर टीवी देख रहे रामलाल के परिवार के पास आती हैं। यहाँ कितनी तेज धूप है, कितनी गर्मी लग रही है। हम अभी एसी से निकलते हैं, इसलिए ज्यादा गर्मी लग रही है। जल्दी घर में चलो, वरना पसीने से भर जाएंगे। नीलिमा और गरिमा जल्दी से घर में चली जाती हैं। वहीं रागिनी और पार्वती सभी के साथ बैठकर टीवी देख रही होती हैं। ऐसे ही दोपहर के खाने का वक्त होता है। रागिनी और पार्वती किचन में आकर सभी के लिए खाना बनाने लगती हैं। आप लोग खाना क्यों बना रही हैं? हम बना लेंगे। तुम लोग अकेले क्यों बनाओगी? हम भी मदद करेंगे। मैं चावल और सब्जी बना रही हूँ, तुम रोटी बना लो। चारों मिलकर खाना बनाती हैं और फिर गरिमा और नीलिमा बाहर लेकर आती हैं। दीदी आप लोग जाइए और अपने ससुर जी को बुला लीजिए। बाबूजी बाहर बैठकर ही खाना खाएंगे। सारा खाना लेकर बाहर चलो। बाहर बैठकर खाना खाएंगे? पर क्यों? हम सभी आंगन में टीवी देखते हुए ही खाना खाते हैं, इसीलिए बाबूजी ने बाहर खाना मंगवाया है। चारों तेज धूप में खाना लेकर बाहर आती हैं। रागिनी बहू चलो, तुम भी बैठ जाओ। क्यों मेहनत कर रही हो? तुम छुट्टियां मनाने आई हो। अरे खाना तो ठीक है, मुझे थोड़ा सलाद चाहिए। बहू जाओ सभी के लिए सलाद बना कर लाओ। गरिमा किचन में जाती है और सलाद लेकर बाहर आती है। बार बार किचन और लॉन के बीच आना जाना शुरू हो जाता है, जिससे सभी परेशान हो जाते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छे से खाना खिलाया, पेट भर गया। अब मुझे अच्छी नींद आएगी, मैं सोने जा रहा हूँ। रामलाल अपने बेटों के साथ लॉन में एक तरफ सो जाता है। वहीं सुरेश और नागेश चारों तरफ खेलते रहते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक रात रामलाल लॉन में बैठकर टीवी देख रहा होता है। अरे ये कैसे लोग हैं, एसी छोड़कर बाहर बैठकर टीवी देख रहे हैं। दोपहर में भी यहीं खाना खा रहे थे। क्या पता यहीं सो भी जाएं। ये नीलम और गरिमा के घर आए हुए लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। रामलाल अपने पूरे परिवार को साथ बिठाकर टीवी देखने लगता है और जैसी रात होती है सभी को खुले आसमान के नीचे खाना खिलाता है। हम एसी छोड़कर बाहर क्यों बैठे हैं? अंदर एसी में खाना खाते हैं, वहाँ बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। आप लोग हमें बाहर क्यों लेकर आए हैं? बच्चों, आंगन में बैठकर खाना खाने का मजा घर के अंदर नहीं है, यहाँ सभी साथ बैठकर खाते हैं। ऐसी रात होती है। रामलाल का परिवार नीलिमा और गरिमा से आंगन में बिस्तर लगवाकर टीवी देखते हुए सो जाता है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन चारों बहुएं सब्जी मंडी आई होती हैं। भैया ये आलू कितने के दिए? 40 रुपए किलो आलू। क्या 40 रुपए किलो? उल्लू बना रही हो क्या? हमें पता है 30 रुपए किलो दाम है, 40 क्यों लगा रहे हो? आप लोग सब्जी वाले से बार्गेनिंग क्यों कर रही है? हम बार्गेनिंग नहीं करते, जितना कह रहा है उतना दे दीजिए। अरे क्यों? वो ज्यादा पैसे मांग रहा है। पूरा परिवार गवारू जैसी हरकत करता है और यहाँ आकर हमारी बेइज्जती करवा रहे हैं। जितना कहते हैं उतने में सब्जियां ले लीजिए। हाँ, आई बड़ी अमीर, खुद को तो ज्ञान ही नहीं है। शादीशुदा गृहिणी सही दाम में सब्जी ले रही है तो मना कर रही है। भैया सही दाम में सब्जी देनी है तो दो, वरना हम कहीं और से ले लेंगे। अरे नहीं नहीं, ये ले लीजिए, 30 रुपए किलो ले लीजिए। सब्जी वाला आलू 30 रुपए किलो दे देता है। नीलिमा और गरिमा हैरान रह जाती हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। एक सुबह रामलाल आंगन में छत से पाइप खींचकर चारों बच्चों के साथ नहा रहा होता है। कैसी बेशरम हरकत है, इतनी छोटी पैंट पहनकर सबके सामने बच्चों के साथ नहा रहा है। पापा जी इन्हें रोकिए, ये क्या बेशर्मी कर रही हैं? पूरा लॉन कीचड़ से भर दिया है। हेमंत तुरंत रामलाल के पास टॉवल लेकर आता है और उसे लपेट कर अंदर खींच कर ले जाता है। अरे क्या हुआ हेमंत, मैं तो अच्छे से नहा रहा था। भैया ये सब क्या कर रहे थे? शहर में ऐसा नहीं करते, सब देख रहे थे, लोग बुरा मान रहे थे। अरे गलती हो गई भाई, हमें नहीं पता था, गांव में तो ऐसे ही नहाते हैं। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं। रामलाल का परिवार आंगन में टीवी, खाना और सोने के आदी हो जाता है। तभी एक दिन हम लोग इतने दिन से शहर में आए हुए हैं, हमें कहीं घुमाने ही नहीं ले गए। बच्चे कल तुम्हें अच्छी जगह घुमाने ले जाएंगे। अगले दिन पूरा परिवार स्विमिंग पूल पहुंचता है और पानी में मस्ती कर रहा होता है। अरे आंगन में नहाना बेशर्मी थी और यहाँ सब साथ नहा रहे हैं। अरे छोड़ो, मैं भी नहा लेता हूँ। रामलाल साबुन लगाकर चारों बच्चों के साथ स्विमिंग पूल में कूद जाता है। पानी झाग से भर जाता है और लोग बाहर निकलने लगते हैं। अरे तुम लोग गवार हो क्या? स्विमिंग पूल में साबुन लगाकर कूद गए, सारा पानी खराब कर दिया, निकलो बाहर। किसके साथ आए हैं ये सब लोग? आप लोगों को बिल्कुल अकल नहीं है ना, गांव के लोगों को लेकर आ जाते हैं। रामलाल शर्मिंदा होकर परिवार के साथ घर लौट आता है। जहाँ भी जाते हैं हमारी बेइज्जती करवा देते हैं। दिमाग नहीं है क्या? हर जगह अजीब हरकतें। अरे बस करो बहू, भैया से गलती हो गई। जब से आए हैं तब से बस गलती ही कर रहे हैं। नीलिमा और गरिमा गुस्से में अपने कमरे में चली जाती हैं। बड़े भैया, मेरी बहू की बात का बुरा मत मानना, वो बस थोड़े गुस्से में है, वो आपकी बेइज्जती नहीं करना चाहती थी।
रामलाल हल्के मन से सामने बैठा होता है और शांत भाव से जवाब देता है। अरे छोटे भाई, मैं समझ सकता हूँ, हमारी वजह से उनकी बदनामी हुई है, बुरा तो उन्हें लगेगा ही। कोई बात नहीं, मुझे उनकी बातों का कोई बुरा नहीं लगा। शारदा मुस्कुराते हुए और थोड़े विनम्र भाव से बीच में बोलती है। बहू को थोड़ा समझाइएगा, हमसे गलती हो गई, हम गांव के लोग हैं, शहर के बारे में ज्यादा पता नहीं है। ये सारी बातें गरिमा और नीलिमा कमरे के बाहर खड़ी होकर सुन रही होती हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं और शनिवार को दोपहर आंगन में सभी लोग साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। हेमंत अपने पूरे परिवार और चारों बच्चों के साथ आंगन में बैठकर भोजन कर रहा होता है। माहौल हल्का और सामान्य होता है। पापा, हमारे ऑफिस की एक पार्टी है, वहां हम सभी के साथ पूरे परिवार को बुलाया गया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, भैया भी हमारे साथ चलेंगे। अरे नहीं नहीं हेमंत, तुम लोग चले जाओ, हम वहां जाएंगे तो बड़े बड़े शहर के लोग होंगे, हमसे कोई गलती हो गई तो बहू की बदनामी हो जाएगी। अरे भैया, आपने तो बहू की बात को गांठ बांध ली है, हमने कहा ना, भूल गई उस बात को। देवर जी, आपके भैया उस बात को भूल चुके हैं। भैया, आपको अपने परिवार के साथ चलना ही पड़ेगा, वरना हम भी नहीं जाएंगे। आप बस शहर के कपड़े ले लीजिए। अच्छा अच्छा ठीक है, हम जाएंगे। रात होती है। रामलाल अपने परिवार के साथ आंगन में टेलीविजन देखते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ पास के मॉल में जाता है और सभी लोग नए शहरी कपड़े खरीदने लगते हैं। वाह पार्वती, ये साड़ी तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। तुम भी इन साड़ियों में अच्छी लग रही हो। अरे भाई, मैंने तो एक बार अमिताभ बच्चन को ये कोट पहने देखा था, मैं भी ऐसा ही कोट पहनूंगा। देवरानी जी अपनी बहू बेटों के साथ पार्टी में पहुंच गई हैं। हम भी यही कपड़े पहनकर सीधे पार्टी में पहुंचते हैं। हाँ हाँ, चाचा जी ने हमें पता बता दिया है। पूरा परिवार ट्रायल रूम में जाकर कपड़े बदलने चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ शहर की पार्टी में हेमंत का पूरा परिवार सूट बूट टाई और डिजाइनर साड़ियों में सजा हुआ पार्टी में पहुंच चुका होता है। चारों तरफ चमक धमक, नाच गाना और खाना पीना चल रहा होता है। अगर मेरे बड़े भाई से कोई गलती हो जाए तो उन्हें यहाँ कुछ मत कहना, तुम मुझसे कहना, मैं उन्हें समझाऊंगा। देखिए आपके बड़े भैया आ गए। रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ पार्टी में आता है। शारदा, पार्वती और रागिनी डिजाइनर साड़ियों में और सिर पर घूंघट लिए हुए आती हैं। महेश, सुरेश और बच्चे स्पोर्ट्स शूज पहने होते हैं। अरे भगवान, ये क्या बनकर आए हैं ये लोग? इन्होंने ये कैसी टाई बांधी और ये अजीब से शूज क्यों पहन लिए इन्होंने? अरे ये कौन नमूना आ गया हमारी पार्टी में? किसी सर्कस से भाग कर आए हैं क्या? अरे सर्कस से नहीं, मुझे लगता है किसी रेस से भाग कर आए हैं। देखो, सबने स्पोर्ट्स शूज पहने हैं। जरा इन लोगों को तो देखो, डिजाइनर साड़ी पहनकर खुद को शहरी समझने लगी हैं, पर अपनी गांव वाली हरकतें नहीं छोड़ पाई। इन लोगों ने पार्टी का सारा मूड खराब कर दिया। न जाने कहाँ से आ जाते देहाती गवार कहेंगे। कौन गवार है? आप लोग गवार हैं जो बड़ों की इज्जत करना नहीं जानते। इन्होंने पार्टी का मूड खराब कर दिया है, या आप लोगों ने हमारी सभ्यता खराब कर रखी है। औरतों के सिर पर घूंघट उसकी लाज की निशानी होती है, न कि कोई गवार पर। गवार आप लोग हैं। पापा जी, हमें नहीं रहना ऐसी पार्टी में, चलिए घर। नीलिमा और गरिमा अपने पूरे परिवार के साथ घर चली आती है। बहू, मुझे माफ कर दो, हमने फिर तुम्हारी बेइज्जती करवा दी, हम कल ही गांव चले जाएंगे। इतना कहकर रामलाल अपने पूरे परिवार के साथ कमरे की तरफ जाने लगता है। चाचा जी, कहाँ जा रहे हैं आप? बहू, कमरे में जा रहा हूँ, आज रात यहीं रुकेंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा। और कमरे में क्यों सोना है? आप लोग तो आंगन में टीवी देखते हुए सोते हैं ना। रागिनी दीदी, पार्वती दीदी, चलिए हमारा हाथ बटाइए, हमें आंगन में बिस्तर लगाना है। बहू, ये क्या कह रही हो तुम? जब तक छुट्टियां खत्म नहीं हो जाती तब तक आप लोग कहीं नहीं जाएंगे। हमने आज तक आप लोगों को जितना भी बुरा भला कहा है उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। गलती आपकी नहीं थी। गांव से शहर आप लोग आए थे, हमें आपको सिखाना और समझाना चाहिए था कि बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आप लोगों के एसी छोड़ने, आंगन में टीवी देखने, खाने पीने, सोने के साथ रहने से हमारे बच्चों में काफी बदलाव आया है। बहू, बदलाव? कैसा बदलाव? पापा जी, पहले सभी आंगन में चलिए, फिर हम बात करते हैं। पूरा परिवार आंगन में आता है और चारों बहुएं मिलकर बिस्तर लगाते हैं और सभी एक साथ बैठकर टीवी देखने लगते हैं। तभी चारों बच्चे टीवी में चल रहे एक्शन की नकल करने लगते हैं। देख, मैं इस हीरो की तरह लात मार सकता हूँ। मैं भी इस तरह कर सकता हूँ। मैं तो इसकी तरह गुलाटी भी मार सकता हूँ। अरे मेरे ही पोते हैं जो दिन भर अपने कमरे में बैठे रहते थे, गेम खेलते थे। कल रात हमने अपने बच्चों को देखा, वो अपने कमरे को छोड़कर बाहर आंगन में आपसे कहानियां सुन रहे थे। मेरे बच्चे बगीचे में खेल रहे थे। हमें याद नहीं था कि हमने इन्हें आखिरी बार कब ऐसे दौड़ते हुए देखा था।
पूरा परिवार भावुक हो जाता है, सभी की आंखें भर आती हैं। तभी पड़ोस के बच्चे आकर रामलाल से कहानी सुनाने की जिद करने लगते हैं और रामलाल एसी छोड़कर आंगन में लेटकर कहानी सुनाने लगता है। बच्चों, आज मैं तुम्हें गांव की कहानी सुनाता हूँ। जहाँ रात में जब हम अपने आंगन में सोते थे तब आसमान पूरा तारों से भरा होता था। शहर की तरह प्रदूषण नहीं होता था। गर्मी की छुट्टी और नानी का घर बच्चों की